ऐसे 705 में आ जाओ अभी। बचा है ना अपना ये। 705 से तो काफी ज्यादा फेमिलैरिटी होगी। मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अपने ऑडिट रिपोर्ट में अगर तुम अपने ओपिनियन पैरा में मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ओपिनियन मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, मॉडिफाइड ओपिनियन देना है अगर तुमको, तो 705 का कंप्लायंस यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो स्कोप क्या है यहाँ पे देखो, स्कोप ऑफ ऐसे 705, it deals with auditor's responsibility to issue an appropriate report in circumstances when forming the opinion in accordance with ऐसे 700, ऐसे 700 में भी अपन ओपिनियन फॉर्म कर रहे थे। द ऑडिटर कंक्लूड्स की मॉडिफिकेशन अपन को करना अभी यहाँ पे, लेकिन मतलब ऐसे 700 नॉर्मल अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, 705 में सेम ओपिनियन देना चाह रहे हैं, बस उसी के कंप्लायंस आगे चलते हुए अगर अपन मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाह रहे हैं तो ऐसे 705 को कंसिडर करना है। टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन ये ऑलरेडी पता होगा कि भाई अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, और ऑडिटर का जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट या मिसस्टेटमेंट जो मिली है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्या वो परवेसिव है कि नहीं। तो अगर वो सिर्फ मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा। चाहे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, पता चल गया अपन को, यानी अपन को क्या है, ये वाला पहला वाला, पहला वाला का मतलब क्या है, साई ऑब्टेन्ड, साई हैज बीन ऑब्टेन्ड ना, वी आर कंक्लूडिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। और दूसरा, अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड ऐसा लग रहा है बट मुझे साई नहीं मिला है, बट पॉसिबल, पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मेरे को साई नहीं मिला है बट आई एम थिंकिंग कि हाँ मिसस्टेटमेंट होगा, देन इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो, अगर मटेरियल है लेकिन परवेजी नहीं है तो दोनों ही केस में क्वालिफाइड है। लेकिन पहले केस में अगर मुझे साई ऑप्टेन हो चुका है एंड दैट इज मटेरियल एज वेल एज परवेजिव, तो मुझे एडवर्स ओपिनियन देना है। एंड दैट इज मटेरियल एंड परवेजिव और मुझे साई ऑप्टेन नहीं हुआ है, इनएबिलिटी टू ऑप्टेन साई, लेकिन मुझे लग रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है एंड दैट मिसस्टेटमेंट इज आल्सो परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, तो उस केस में डिस्क्लेमर ओपिनियन देना। एक और जगह डिस्क्लेमर आ रहा है देखो, एक और जगह डिस्क्लेमर है, ऑडिटर शैल डिस्क्लेम एन ओपिनियन व्हेन इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल अनसर्टेनिटीज। देखो ये बहुत रेयर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि उसको साई मिल गया है। अभी अपन डिस्क्लेमर कहाँ दे रहे थे, अगर साई नहीं मिला है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑडिटर कंक्लूड कर रहे हैं कि उसको साई मिल चुका है, लेकिन ये एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस है इन्वॉल्विंग मल्टीपल अनसर्टेनिटीज। तो उस केस में इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज जो है, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज की अपन को साई मिला है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज कॉम्बिनेशन में देखा जाए, अगर कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन अपन को क्या मिली है, बहुत सारी मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है ना, ये वाली मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज से रिलेटेड सबसे साई मिल चुका है, लेकिन व्हेन वी सी इट इन कॉम्बिनेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू पोटेंशियल इंटरेक्शन ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड देयर पॉसिबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द एफएस। मतलब सबको मिला के अगर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी सब कंबाइन करके उसका पॉसिबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका कितना ज्यादा पोटेंशियल इंटरेक्शन हो रहा है अनसर्टेनिटीज का आपस में, इसको, इसके ऊपर ओपिनियन देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ओपिनियन देना ना अल्टीमेटली, डिस्क्लेमर कब देते हैं अपन, जब वी आर नॉट गिविंग एन ओपिनियन एट ऑल। डिस्क्लेमर मतलब हम हाथ खड़े कर रहे हैं, समझ लो बात कर, डिस्क्लेम कर रहे हैं, डिस्क्लेमर मतलब जब मूवी में देखते हो ना सबसे ऊपर में शुरू में आता है डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर मींस व्हाट, अगर ए रेटेड है तो दे विल डिस्क्लेम कि ये ए रेटेड है, द किड शुड नॉट वॉट बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। सिमिलरली हम भी बोल रहे हैं कि हम अपना ओपिनियन दे ही नहीं रहे। तो अगर इस केस में जहां पे मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है, जहां पे मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है और इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज, इंडिविजुअल अनसर्टेनिटीज पे अपन को क्या मिल गया है, साई ऑप्टेन हो गया है, लेकिन जब कंबाइन करके देख रहे हैं तो उस पे अपन को ओपिनियन देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो यू विल नॉट डिस्क्लेमर ओनली इवन द साई हैज बीन ऑप्टेन, साई ऑप्टेन हो गया तो भी।
अब सबसे पहले पार्ट में आ जाओ जहां से क्वेश्चन आ सकता है, पूछता है कि तुमको सर्कमस्टेंसेस ओपिनियन इज रिक्वायर्ड, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है। तो सब जहां साई मुझे मिल गया तो मुझे बताओ कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। और दूसरा बी वाला पॉइंट में बोलते हैं कि साई नहीं मिला है मुझे, साई नॉट ऑप्टेन, साई ऑप्टेन हो गया सबसे पहले वाले में, ए पॉइंट में तीन सर्कमस्टेंसेस ऐसे देखेंगे अपन, और बी पॉइंट में देखेंगे जहां साई ऑप्टेन नहीं हुआ, तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां मॉडिफिकेशन करना चाहिए सर्कमस्टेंसेस। तो सबसे पहला जहां पे मुझे ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन हो गया है एंड आई कंक्लूड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस हो सकते हैं मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी गलत लगाई हो, मैंने मतलब मैनेजमेंट ने, जैसे कि एग्जांपल दिया है, दो एग्जांपल, हर इसके नीचे दो दो एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है तुम्हारा सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंट विद एप्लीकेबल एफआरएफ। एग्जांपल जैसे कि ले लेते हैं, मैंने लिफो लगा दिया, लिफो अप्लाइड लिफो, क्या लिफो अलाउड है? नो, विच इज नॉट अलाउड, विच इज नॉट अलाउड एज पर एएस टू या फिर इंडेस टू, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट डू नॉट रिप्रेजेंट द अंडरलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन के बिहाफ में तुमने नोट डाला है, वो नोट में जाके देख रहे हो तो उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नोट्स नहीं है वो, या उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एंड दी इवेंट्स एज वेल एज द ट्रांजेक्शन, तो जो ट्रांजेक्शन और इवेंट से रिलेटेड नोट्स होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं है, जिससे समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन जाए, फेयर प्रेजेंटेशन नहीं अचीव हो पा रही है। ये हो गया पहला इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी मैंने अप्लाई गलत कर दिया या तो अकाउंटिंग पॉलिसी। सेकेंड सर्कमस्टेंस है जहां पे मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी तो अप्रोप्रिएट ली है, अकाउंटिंग पॉलिसी मेरी इनअप्रोप्रिएट नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी पहले मैं अप्रोप्रिएट नहीं ले रहा था, लीफो ले रहा था, फीफो या वेटेड एवरेज के बदले, या नोट्स टू अकाउंट में गलत गलत अलग तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर रहा था। बट यहाँ पे मेरी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी सही है, लेकिन मेरा एप्लीकेशन गलत है, मतलब मैंने फीफो सही से लिया है लेकिन फीफो अप्लाई गलत तरीके से कर दिया। when management has not applied the selected accounting policy consistently, एग्जांपल दिया कि मान लो कभी मैं फीफो लगा रहा हूँ, कभी वेटेड एवरेज लगा रहा हूँ, फिर कभी फीफो लगा रहा हूँ, फिर वेटेड एवरेज लगा रहा हूँ, ये अलाउड होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी कंसिस्टेंट, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो करना है विद दी एफआरएफ। फिर ड्यू टू द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सिलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, जो मेथड है मैंने अप्लाई करने का वो ही गलत लगा दिया, मतलब फीफो करते करते मैंने कुछ और ही लगाने लग गया हूँ बीच में। तो ये सब अकाउंटिंग पॉलिसी के एग्जांपल से रिलेटेड कुछ अपन पॉइंट देख रहे हैं कि ऑडिट एविडेंस अपन को मिल गया एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी था पहला, और दूसरा था एप्लीकेशन इनअप्रोप्रिएट है, ऊपर में अकाउंटिंग पॉलिसी ही गलत लगा रहे हो और दूसरे में अकाउंटिंग पॉलिसी सही लेकिन उसका एप्लीकेशन गलत है। एप्लीकेशन गलत के दो एग्जांपल कि भैया हमने कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया, या फिर मेथड अलग है, कंसिस्टेंटली और मेथड को मार्क कर सकते हो, कंसिस्टेंटली और मेथड। तीसरा, डिस्क्लोजर हम इनअप्रोप्रिएट दे रहे हैं या कम दे रहे हैं डिस्क्लोजर, तो जिसके कारण अगेन फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो पाएगा क्या? नहीं। तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड ऑल ऑफ द डिस्क्लोजर्स required by the applicable FRF, and the disclosures in the financial statement are not presented in accordance with the applicable FRF. ये हुआ पहले सर्कमस्टेंस के तीन एग्जाम्पल, और तीन एग्जाम्पल के अंदर हर एक के अंदर दो दो एग्जाम्पल। अब दूसरा आता है कि अगर हमको साइन ही ऑप्टेन हुआ है एंड वी आर कंक्लूडिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर माइट नॉट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हमको साई ऑप्टेन नहीं हो पाया एंड वी आर कंक्लूडिंग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर माइट नॉट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देन दिस कैन बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुल मिला के ये लोग ने बोला कि हमको साई नहीं ऑप्टेन हुआ है जिसके कारण हम कंक्लूड करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको लग रहा है कि फ्री नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये तो अपन को पता ही है, मैनेजमेंट लिमिटेशन इंपोज कर दी,
मैनेजमेंट प्रिवेंट कर रही है ऑडिटर को कि नहीं नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम तुम मत आना, ऑब्जर्व नहीं कर सकते तुम हमारी काउंट प्रोसीजर, डेटर से बात नहीं कर सकते, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है तो तुमको हमके थ्रू आना, हमारे थ्रू जाना है, हम मांगेंगे तुम क्यों मांग रहे हो। ये सब लिमिटेशन इंपोज कर रही है। और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं जो कि एंटिटी के बियॉन्ड द कंट्रोल है। एग्जांपल, अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आग लग गई, आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ कैलेमिटी आ गई। दूसरा, इनकम टैक्स में रेड मार लिए तो वो लोग अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट लेके भाग गए, बुक्स ऑफ अकाउंट लेके चले, इस केस में लिमिटेशन है, and which is all the limitation which is not imposed by management, but that limitation is because of the circumstances which is beyond the entity's control, and that is why the entity's accounting records have been destroyed, or there might be a circumstances जहाँ पे तुम्हारी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने तुम्हारे अकाउंट्स को सीज कर लिया। और लास्टली सर्कमस्टेंसेज रिलेटेड टू नेचर एंड टाइमिंग, मतलब अपन को बहुत कम टाइम मिला ऑडिट करने का, टाइमिंग ही ऐसा है अपना कि ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्जर्व द काउंट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री, मतलब उसका टाइमिंग ही ऐसा है कि वो टाइम गलत टाइम पे जा रहा है, अप्रैल में जून में जा रहा है वो जून में, और काउंट प्रोसीजर हो गया है अप्रैल में। तो कर कितना भी कर ले वो ऑडिटर, उसका अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट इन द सेंस ऑडिट मई एंड में, तो हाउ कैन ही ऑब्जर्व द काउंट प्रोसीजर, हाउ कैन यू ऑब्जर्व द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, एंड ऑडिटर डिटरमाइंस दैट परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन इज नॉट सफिशिएंट, मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, अगर सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर अलोन इज नॉट सफिशिएंट तो अपन को क्या करना चाहिए, टीओसी अच्छे से करना चाहिए। भाई सब्सटैंटिव प्रोसीजर अगर अलोन इज नॉट सफिशिएंट तो अपन ने देखा है ना क्या करना चाहिए, उसके कारण टीओसी करना चाहिए। लेकिन हमको ये भी समझ में आ गया कि एंटिटी टीओसी करने के बाद, हमने टीओसी किया लेकिन समझ में आ गया कि एंटिटी के कंट्रोल भी इफेक्टिव नहीं है, और हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर भी अच्छे से नहीं कर पाए, तो हमको ऑडिट एविडेंस मिलेगा कहाँ से, टीओसी अगर इफेक्टिव नहीं है तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन मोर एंड मोर ऑडिट एविडेंस, बट टीओसी भी सफिशिएंट इफेक्टिव नहीं है, एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन आर नॉट सफिशिएंट, देन ये एक लिमिटेशन ही हो गया एक प्रकार से, एंड वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन साई। कोई ले सकते हो तुम, एग्जांपल ले लो, मान लो रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस स्मार्ट जैसा कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम वाला मार्ट है, डी मार्ट या जो भी ले लो, अब यहाँ पे टीओसी करना ही चढ़े पड़ेगा, और टीओसी करने के बाद हमको समझ में आया कि इफेक्टिव नहीं है कंट्रोल्स, कंट्रोल्स आर नॉट इफेक्टिव, और यहाँ पे हमको ये भी समझ में आ गया कि भैया सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन तो सफिशिएंट हो नहीं सकते, इतने ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, अगर करने बैठेंगे तो बहुत बहुत महीने लग जाएंगे, पूरा पूरा अगर देखते जाए तो सैंपल बेसिस में भी उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगी, एंड देयरफॉर वी कंक्लूड व्हाट, कि ये सर्कमस्टेंसेज है विच इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, टाइमिंग ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, नेचर ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, राइट, and that is why we are not able to obtain psi, so as to conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement। ये तीन एग्जांपल इसके हुए, इंपॉर्टेंट है, ये आज तक आया नहीं है, एग्जांपल के साथ पूछ सकते हैं तुमको कि सर्कमस्टेंसेज रिक्वायर्ड है, एग्जांपल, एग्जांपल्स, तो ये तीन तीन तो है ही, पॉइंट पॉइंट के दो दो एग्जांपल भी दिमाग, हर पॉइंट के दो दो एग्जांपल दिमाग में रख लेना, सिंपल ही है वैसे, और आया नहीं अभी तक बता रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ अभी लिमिटेशंस आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट। बताओ प्राची, लिमिटेशन बिफोर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट में क्या करेंगे, अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया मैंने अभी तक एंगेजमेंट और उसके पहले ही लिमिटेशन लगा दिया तो, ये कहाँ से बोल रहे हो तुम, कौन से ऐसे, ऐसे कौन से ऐसे, कहाँ से याद आ रहा है ये सब, आधा तो घर से, सेवन, अच्छा, ये तो मनगढ़ंत कहानी हो गई, क्या बोल रहा हूँ मैं, लिमिटेशन लगाया है तुम्हारे ऊपर बिफोर यू हैव एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट, तो तुम क्या क्या बोल रहे हो
कि हम मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बोलेंगे कि लिमिटेशन हटाओ, टीसीडब्ल्यूजी अगर नहीं मानती, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी नहीं मानती, तो हम ओपिनियन फॉर्म करेंगे, नहीं तो विड्रॉ करेंगे। ये सब तो यहाँ पे आएगा ना, जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। अगर हम ऑलरेडी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करके बैठे, उसके बाद लिमिटेशन वगैरह लग रही है, तो मैं बोल रहा हूँ लिमिटेशन लग गई है पहले ही, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले बोल रहा हूँ। एंगेजमेंट तो तुमने अभी तक एक्सेप्ट किया ही नहीं है, तो क्या तुम्हारे हाथ में है ना अभी भी कि एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ? मैंने बताया हुआ है ये 210 में, ऐसे 210 में, कि अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है और उसके तुम्हारे ऊपर लिमिटेशंस लग गई है, तो या तो मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा या तो मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एंगेजमेंट एक्सेप्ट कब नहीं करूंगा? तो वो तो लिमिटेशन लगाई दी है, इसलिए तो प्रोसीजर तो परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। बट बिकॉज ऑफ दैट लिमिटेशन, अगर अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा उसको, समझ में आ रहा है? मतलब कि ऐसा लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऐसा है जिससे कि ये क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं जाएगी। लिमिटेशन ऐसी है जिससे कि ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाने वाली है। मतलब ऐसी लिमिटेशन लग रही, तुमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉसिबल मिसस्टेटमेंट होंगे ऐसे जो कि मटेरियल एज वेल एज परवेजिव दोनों होंगे। इसका मतलब क्या, तुमको डिस्क्लेमर ओपिनियन देना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और डिस्क्लेमर ओपिनियन देना पड़ेगा, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि हम क्या करते हैं डिस्क्लेमर में, हाथ खड़े कर देते हैं, ओपिनियन ही नहीं दे रहे, ऑडिट ही नहीं करते, हम तो सीधा बोल देते हैं। यहाँ पे एटलीस्ट हम ये तो बोलते हैं कि वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फलना लिमिटेड, दिखना लिमिटेड। बट डिस्क्लेमर में तो हम सीधा बोलते हैं कि वी हैव नॉट ऑडिटेड, वी हैव नॉट ऑब्टेन साई। तो डिस्क्लेमर अगर तुमको देना पड़ रहा है, मान लो अगर तुमको समझ में आ रहा है कि अगर हमने एक्सेप्ट किया और हमको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, तो वाई विल यू एक्सेप्ट इवन, वाई विल यू इवन एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट? डिस्क्लेमर अगर देना पड़ेगा तो वी वोंट इवन एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट, कि बाद में चल के बोलना ही है कि हमने ऑडिट नहीं किया है, तो अभी एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हो? अभी भी मना कर सकते हो, एंगेजमेंट नहीं एक्सेप्ट करना है। अगर तुमको लग रहा है डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, तो ये पढ़ाया था, यही था ऐसे 210 में, देखो जाके 210 में जाके देखो। 200 की सीरीज का तो टेस्ट भी हो गया ना, क्या हो गया? अच्छा, दिए नहीं हो? देखो 210, ये वाला नवंबर 19 आरटीपी क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। क्या लिखा है उसमें? अगर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इंपोज करी लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन टर्म्स ऑफ अ प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट, प्रपोज्ड नॉट येट एक्सेप्टेड, सच दैट ऑडिटर को क्या लग रहा है कि लिमिटेशन के कारण ऑडिटर विल डिस्क्लेम एन ओपिनियन। इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क कराया था, क्यों डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर तुमको लग रहा है क्वालिफाइड देना है तो फिर ठीक है एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर तुमको लग रहा है डिस्क्लेमर है देना पड़ जाएगा, मैं अभी एक्सेप्ट ही मत करो ना। अगर बाद में भी तुम बोलने वाले हो कि हमने ऑडिट ही नहीं की, तो अभी एक्सेप्ट करके ऐसा करने क्यों वाले हो? अभी एक्सेप्ट ही मत करो। ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा तब जब डिस्क्लेमर ओपिनियन देना पड़ेगा उसको, ऐसा लग रहा है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय एलआर। सिमिलरली जो तुम बोल रही थी दैट विल कम हियर नाउ, कि लिमिटेशन आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट। तो देखो क्या क्या बोला मैंने, अगर लिमिटेशन आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट में, तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने जो लिमिटेशन इंपोज की, मैनेजमेंट को बोलेंगे भैया प्लीज मैनेजमेंट लिमिटेशन हटा दो, मैनेजमेंट लिमिटेशन हटा दो। ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि लिमिटेशन हटा दो, मैनेजमेंट हो गया, हो सकता है रिफ्यूज करेगी। मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज करी तो अपन किसके पास जाते फिर? टीसीडब्ल्यूजी के पास। टीसीडब्ल्यूजी को बोलते कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, हमको देखना है कि टीसीडब्ल्यूजी माने या ना माने, हमको ये ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके देखनी है कि क्या हम कोई और तरीके से साई ऑप्टेन कर सकते हैं क्या, कोई और तरीके से साई ऑप्टेन कर सकते हैं क्या। तो ऑडिटर देखो फटाफट, अगर अनेबल टू ऑप्टेन साई, तो सबसे पहले उसको डिटरमाइन करना है कि भैया क्या पॉसिबल इफेक्ट होगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इफ एनी, इट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव। ऑडिटर क्वालिफाई करेगा अपना ओपिनियन। अगर ऑडिटर कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है कुड बी बोथ मटेरियल एज वेल एज परवेसिव,
सो दैट क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन वुड बी इनएडिक्वेट, मतलब कि क्वालिफिकेशन से बात नहीं बनेगी, क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लेमर ना। ऊपर वाला ए में क्या बोल रहा है, क्वालिफिकेशन हो जाएगा, बी वाला किसके लिए, डिस्क्लेमर के लिए समझो। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, कुड बी मटेरियल एज वेल एज परवेसिव, और ऊपर में क्या बोल रहा है ए पॉइंट में, मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो ऑडिटर क्या करेगा, नॉर्मल क्वालिफाई कर देगा ओपिनियन, बात खत्म, खत्म बात खत्म। अभी बात चालू होगी कब, जब तुमको लग रहा है कि डिस्क्लेमर की बात आ जाएगी। तो कुड बी बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, तो क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन वुड बी इनएडिक्वेट, क्वालिफिकेशन इनएडिक्वेट है, क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी, क्या करना पड़ेगा, या तो डिस्क्लेमर देना पड़ेगा या तो विड्रॉ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कुछ। तो सबसे पहले बोलते हैं कि विड्रॉ करो, सबसे पहले बोल रहे हैं विड्रॉ करो जहां प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल है अंडर एप्लीकेबल एलआर, और अगर विड्रॉल फ्रॉम ऑडिट बिफोर इश्यूइंग ऑडिटर रिपोर्ट नॉट प्रैक्टिकेबल है, उस केस में तुमको डिस्क्लेमर देना है। मतलब सीधा डिस्क्लेमर नहीं देना है, सबसे पहले कोशिश क्या करनी है, विड्रॉ करने की। विड्रॉ अगर पॉसिबल है तो विड्रॉ कर लो भैया, हाथ खड़े करने से बेटर, डिस्क्लेमर से बेटर विड्रॉ कर लो। डिस्क्लेमर ओपिनियन तुमको बहुत रेयर सर्कमस्टेंस में दिखेगा, क्योंकि लिमिटेशन लग चुकी है आफ्टर, बिफोर लग गई है लिमिटेशन, और तुमको लग रहा है हमको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, तो तुम ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। आफ्टर भी, आफ्टर अगर तुमको लग रहा है कि डिस्क्लेमर देना है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, विड्रॉ। विड्रॉ अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो उस केस में तुम क्या करोगे, डिस्क्लेमर। अगर तुम विड्रॉल डिसाइड कर चुके हो, तो कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी को मैटर्स रिगार्डिंग मिसस्टेटमेंट which giving rise to the modification of opinion. If the auditor expresses adverse or disclaimer opinion, then audit report shall not contain unmodified opinion with respect to any element of FS. मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर मान लो तुमने कहीं भी एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया है, मतलब ये क्या है, मटेरियल एंड परवेसिव टू द एफएस एज अ होल है ना। एफएस एज अ होल मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबको इफेक्ट कर रहा है। परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल होता है। तो परवेसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम तभी दे रहे हो ना एडवर्स और डिस्क्लेमर, जब ये परवेसिव है। अगर ये परवेसिव है तो तुम कोई और एलिमेंट ऑफ एफएस को अनमॉडिफाइड ओपिनियन यानी कि क्लीन रिपोर्ट नहीं दे सकते। कुल मिला के क्या बोलूं मैं, अगर मैं मान लो एफएस में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरे एफएस एज अ होल को मैं क्या कर रहा हूं, एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन, तो अब मैं किसी एक को अनक्वालिफाइड नहीं दे सकता। मैंने पूरे एफएस एज अ होल को माना होगा, मटेरियल एंड परवेसिव बोला है, यानी कि ये तीनों को ही अफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यानी अब मैं किसी एक को पकड़ के ऐसा नहीं बोल सकता कि अनमॉडिफाइड है और बाकी एडवर्स या डिस्क्लेमर। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मे 19 में आया हुआ भी है मेरे ख्याल से, मे 19 को क्वेश्चन भी है, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिटेशंस आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट, इसको लिंक करना कहां से, ऐसे 210, लिंक विद ऐसे 210, जहां लिमिटेशन imposed when before acceptance of audit engagement, right। बिफोर अगर हुआ है तो क्या होगा, 210 में जाएंगे। आफ्टर द ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट तो कहा होगा, यहाँ पे आएंगे, राइट। अब देखो, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर इज मॉडिफाइड, तो ये तो तुमको पता होगा क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं अपने, एक क्वालिफाइड, एक एडवर्स और एक डिस्क्लेमर, राइट। एक क्वालिफाइड, एक एडवर्स और एक डिस्क्लेमर ओपिनियन, भी अप्रोप्रिएट अपन को क्या करना है, ओपिनियन देना है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन देखो क्या हो, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दे अगर अपन, तो क्यों देते, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लग रहा है स्टेटमेंट में, लेकिन ये मटेरियल है, सिर्फ मटेरियल ही है, परवेसिव नहीं है। तो ऑडिटर शैल स्टेट इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, कैसे स्टेट करेगा वो देखो, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। चालू यहां से होता है कि when reporting in accordance with fair presentation framework, the company financial statement present fairly in all material respects in accordance with applicable FRS। देखो क्या बोल रही है, तुमको चालू कैसे करना है, अपना ओपिनियन पैरा जो है, अपना ओपिनियन पैरा, उसमें बोलोगे कैसे, अगर मान लो तुम्हारा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, दो फ्रेमवर्क होते हैं यहाँ पे, एक फेयर प्रेजेंटेशन और दूसरा होता है तुम्हारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है और एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अपन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं नॉर्मली, वो किस में बनाते हैं,
फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मतलब यहाँ पे अपन क्या चाहते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन चाहते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे। सिंपल सी अगर मैं बात बोलूँ तो सिर्फ इतना चाहते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन अगर चाहते क्या है, चाहते ये है कि भैया फ्रेमवर्क जो है अपना शेड्यूल 3 एएस इंडियस ये सबको कंप्लाई भी करे, और कंप्लाई होते होते साथ साथ क्या हो जाए, ट्रू एंड फेयर व्यू अपने आप ट्रू एंड फेयर व्यू दे। कंप्लायंस फ्रेमवर्क दे जस्ट सीक कंप्लायंस, दे जस्ट सीक व्हाट कंप्लायंस एंड नन नथिंग अबाउट ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए कुछ नहीं बोलते कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो दो फ्रेमवर्क हो सकते हैं। अपन को अगर क्वालिफाइड ओपिनियन देना है और लेट से अपन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में दे रहे हैं, जनरली होगा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से अगर अपन को ओपिनियन देना है तो ओपिनियन पैरा में कैसे दो, तुम लोग चालू करोगे कैसे, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन कौन से नंबर में आता है, चौथे नंबर में आता है। तो ओपिनियन पैरा में बोलोगे कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स विच इज डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, बाकी सब टनाटन सही है, बाकी सब टनाटन सही है। तो ए पॉइंट अगर हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में है तो कैसे बोलोगे, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, द अकंपनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। या तो फिर दूसरा तरीका कैसे बोल सकते हो कि except for the effects of the matter described in the basis for qualified opinion section, the accompanying financial statement give true and fair view in accordance with the applicable FRF। या तो सीधा बोल सकते हो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे, या तो तुम बोल सकते हो कि प्रेजेंट फेयरली, प्रेजेंट फेयरली, प्रेजेंट फेयरली बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे। ये तो तब बोलोगे जब क्या साई ऑब्टेन्ड है, साई ऑब्टेन्ड है। तो तुम्हारा ये बोलोगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर्स। अगर अगर इफेक्ट कब बोलोगे, देखो इफेक्ट कब बोलोगे, जब साई ऑब्टेन्ड है। समझो बात को, अगर साई ऑप्टेन नहीं है तो क्या बोलोगे, इफ साई ऑप्टेन नहीं है और तो भी तुमको क्वालिफाइड ओपिनियन ही देना है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, साई ऑप्टेन नहीं है तभी तो दे सकते हैं, कब, जब मटेरियल है और परवेजिव नहीं है। तो इफ साई नॉट ऑप्टेन, तो यहाँ पे अपन इंस्टेड ऑफ इफेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, पॉसिबल इफेक्ट लिखेंगे। इंस्टेड ऑफ इफेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, पॉसिबल इफेक्ट। पॉसिबल इफेक्ट, except for the possible effect of the matters described in the basis for qualified opinion section। समझ में आ रहा है। देखो ये लिखा हुआ है लास्ट में, where the modification arises from an inability to obtain psi, मतलब psi obtain नहीं कर पा रहे, उस केस में ऑडिटर shall use corresponding phrase except for the possible effect of the matters for the modified opinion पैरा। जस्ट सी ये वाला क्वेश्चन बाजू का नहीं है क्या उसमें, ADKS and Company LLP are the newly appointed statutory auditors of PKK Limited. During the course of statutory auditor course, they have came across certain significant observation, जिसके कारण उनको क्या लग रहा है कि भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, FSR मटेरियली मिसस्टेटेड। तो मैनेजमेंट एज अ डिफरेंट व्यू, मैनेजमेंट का डिफरेंट व्यू है, मैनेजमेंट बोल रही है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो considering this, the statutory auditors are determining as to how to address this observation in terms of their reporting requirement। रिपोर्टिंग करते टाइम कैसे ऑब्जर्व किया जाए, ये ऑब्जर्वेशन को कैसे डील किया जाए इन टर्म्स ऑफ देयर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। प्लीज एडवाइस कैसे करोगे। तुमको लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, मैनेजमेंट बोल रही कि नहीं 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 ऐसा ही नहीं कुछ। तुमको ये जो ऑब्जर्वेशन लग रहा है, सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन जो तुमको मिली है, बिकॉज ऑफ विच यू थिंक दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियली मिसस्टेटेड, उसको अपने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में कैसे डील करोगे, कैसे एड्रेस करोगे, प्लीज एडवाइस। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, एक्सेप्ट फॉर द मैन मतलब वही तुमको ये पूरा बोलना है, क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं अपन, या तो फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकते हैं, या फिर एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं, तीनों में से कोई एक, और तीनों को ही अपन को तुमको इलेबोरेट करना पड़ेगा।
तीनों को इलेबोरेट करना पड़ेगा। तो अपन आ जाओ, अब देखते हैं एडवर्स ओपिनियन पैरा। एडवर्स ओपिनियन पैरा में देखो, आ जाओ यहाँ पे अपन अब क्या बोल रहे हैं। पहले ऊपर में क्या बोल रहे थे, देखो ओपिनियन जो क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा था, ऊपर में ओपन क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा में क्या बोल रहे थे कि बस एक दो चीज जो है ना, उसके अलावा बाकी सब सही है, उसके अलावा बाकी सब ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। सिर्फ जो एक दो चीज है जो कि हम कहाँ बता रहे हैं, जो कि हम बता रहे हैं बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा में, उस एक दो चीज के अलावा बाकी सब टनाटन सही है, बाकी सब ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। लेकिन एडवर्स में अपन ऐसा नहीं बोलेंगे। एडवर्स में अपन क्या बोलेंगे कि भैया बिकॉज ऑफ द मैटर्स, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स है जो कि हमने डिस्क्राइब कहा किया है बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन पैरा में, जाके वहां देख लो, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मैटर है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, the accompanying FS do not give true and fair view in accordance with applicable FRF. FRF के accordingly अगर अपन बोले तो do not give true and fair view। और अगर अपना compliance framework है तो compliance में तो true and fair view की बात आती नहीं है। तो compliance framework में क्या बोलोगे, has not prepared in accordance with applicable FRF, has not been prepared in all material respects in accordance with applicable FRF। मतलब एडवर्स ओपिनियन में अपन यही बोल दे रहे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू and not in accordance with FRF। राइट। तो डिफरेंस क्या है, क्वालिफाइड में अपन बोल रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स व्हिच हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन यहाँ पे तो चालू ही ऐसे कर रहे क्या कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स व्हिच वी हैव डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, वहां जाके देख लो इतने ज्यादा ग्रीवियंस मैटर है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर है, जिसके कारण हम लोग फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के अगर अगर कर रहे हैं तो बोल सकते हैं क्या कि दी नो डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली। राइट। और डिस्क्लेमर में देखो क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमर में मैंने क्या बताया, हाथ खड़े करना अब तो सबसे पहले तो स्टेट दैट द ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अपन तो क्या बोल दे रहे सीधा, हम कोई ओपिनियन ही नहीं दे रहे, हम अपना कोई ओपिनियन ही नहीं दे रहे। State that the because of the significance of the matters described in the basis for disclaimer of opinion, auditor has not been able to obtain SAI to provide basis for an audit opinion on the financial statement। मतलब तुम अपना ऑडिट ओपिनियन के ऊपर जो बेसिस चाहिए, मतलब जिस बेसिस पे तुम क्या दोगे, ऑडिट ओपिनियन दोगे, या तो एडवर्स दोगे, या तो क्वालिफाइड दोगे, या फिर अनक्वालिफाइड दोगे। तो वो जो ऑडिट ओपिनियन के जिस बेसिस के लिए जो साई मिलना चाहिए वो साई तुमने ऑब्टेन नहीं कर पाया है, एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस you cannot express an opinion, and therefore what will you say, because of the matters which has been described in the basis for disclaimer opinion, जाके देख लो वहां पे एक बार, ऐसे ऐसे मैटर्स है जो कि हमने कहा बताया बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन, और जिसके कारण वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन साई टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ओपिनियन पैरा, एंड इसलिए वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन पैरा याद है कि ऐसे 700 में ओपिनियन पैरा क्या क्या लिखते थे अपन, चार पांच चीजें 700 में बताया था ओपिनियन पैरा क्या क्या आएगा, और बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा दोनों बताओ, क्योंकि ये दोनों काम आएगा जब तुमको क्वेश्चन आएगा कि ड्राफ्ट करो ओपिनियन पैरा और बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा। तो पर्टिकुलरली क्या क्या पॉइंट थे, चार चार पॉइंट थे ऊपर में ओपिनियन पैरा में और बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा। पैरा में क्या क्या लिखोगे, बेसिक बेसिक प्री रिक्विजिट नॉर्मल चीज क्या लिखोगे, ये तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में आएगा। ओपिनियन पैरा जो था तुम्हारा उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया, तुम ये बताओगे किस किस पीरियड का है ये। वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट ऑफ नाम ऑफ द एंटिटी, नेम पहले तो नेम आएगा एंटिटी का, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट सबसे पहला होता है, देन अपन क्या बोलते हैं एड्रेस टू द शेयर होल्डर, फिर बोलते हैं ना वी द ऑडिट ऑफ XYZ लिमिटेड, तो XYZ लिमिटेड नाम आता है एंटिटी का, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम आते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड,
कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड दिस 2022, ये सब आता है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम आता है, एंटिटी का नाम आता है, पीरियड, जिस पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस पीरियड का तुम ऑडिट कर रहे हो वो पीरियड बताते हो, ओपिनियन पैरा में ये सब आएगा ना। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तुमको ड्राफ्ट करने पड़ेगा तो तभी तो तुमको ड्राफ्ट करते टाइम ये याद आएगा कि तुमको कैसे लिखना है। वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट ऑफ XYZ लिमिटेड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ प्रिपेयर हो रहे कि नहीं हो रहे। एंड ये जो लाइन है, ये एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स द एफएस दैट इज बैलेंस एज ऑन 31st March 2022 or profit and loss for the period ended 31st March 2022, CFS for the period ended 31st March 2022, notes to account give true and fair view except for the matter stated in the qualified for qualified opinion. Similarly, basis for qualified opinion में चार बातें थी, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। कौन से चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे? बेसिस, बेसिस बोल रहा हूँ अभी मैं, अभी तो अपन क्या देख रहे हैं, ओपिनियन पैरा देख रहे थे। बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में भी चार इंपॉर्टेंट बात अपन को लिखनी है, और वही तुमको हेल्प करेगा ड्राफ्ट करने में। क्या क्या था? मटेरियलिटी, एक तो था तुमको अपने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा को रेफर करना था कि भैया हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू कैन रेफर टू द डिफरेंट पैरा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा। दूसरा, तुमने साई ऑब्टेन कर लिया है नहीं किया है, ये बताओगे। तीसरा, तुमने एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो किए कि नहीं, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो किया कि नहीं, ये बताओगे। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, देखो एक बार तुमको दिखा रहा हूँ, याद ही नहीं आ रहा लग रहा है। देखो ये वाला एड्रेसी के बाद देखो ओपिनियन पैरा, सबसे पहले आइडेंटिफाई द एंटिटी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड। सो वी से ना कि वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट ऑफ XYZ लिमिटेड, एंटिटी को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, आइडेंटिफाई द स्टेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव बीन ऑडिटेड, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने ऑडिट किए, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये सब एलिमेंट्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। देन आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, टाइटल मतलब यही एफएस के, एफएस के टाइटल मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेफर टू द नोट्स आल्सो। और अनमॉडिफाइड ओपिनियन में तुम ऐसे तो के फिर दिया था। अब देखो बेसिस फॉर ओपिनियन में देखो क्या दिया है, बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या दिया है कि हमने एसएस के अकॉर्डिंग ऑडिट किया है। दूसरा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको मिल जाएगी कहाँ पे, 90 पैरा में, 90 पैरा, 90 पैरा में तुमको ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कहाँ डाल दी है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में। तीसरा, स्टेटमेंट बताना कि हम इंडिपेंडेंटली ऑडिट किए, हम इंडिपेंडेंट एंटिटी से, वी हैव complied with the code of ethics, we have complied with the all the professional requirement which requires independence requirement। और चौथा, ऑडिटर बिलीव कि उसने सारे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिए। अब देखो तुमको एक बार कोई क्वेश्चन में आते हैं अपन सीधा 705 के, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन दिया है क्या, मैंने अभी अभी इंक्लूड किया शायद, ये वाला क्वेश्चन देखो। एज एन ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड, in view of given circumstances you are required to draft qualified opinion and basis for qualified opinion। क्या ड्राफ्ट करना है, क्वालिफाइड एंड बेसिस फॉर क्वालिफाइड। क्यों? क्योंकि तुमने एफआरएफ से कहीं तो भी डेविएशन लिया है। तो डिपार्चर फ्रॉम द एप्लीकेबल एफआरएफ रिजल्टेड इन क्वालिफाइड ओपिनियन बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, देयर वाज अ क्या, फायर इन द एंटिटीज प्रोडक्शन फैसिलिटी, आग लग गई, which was disclosed by the entity as a subsequent event। In the auditor's judgment, the matter is of such importance that is fundamental to the user's understanding of the FS। Matter did not require significant auditor attention in the audit of the FS in the current period। तो यहाँ पे तुमको इस बेसिस पे क्वालिफाई करना है कि एंटिटी ने नॉर्मल एज अ सब्सिक्वेंट इवेंट बता के, जबकि ऑडिटर को क्या लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मैटर है, दैट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस एंड द मैटर डिड नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इन द ऑडिट ऑफ एफएस इन द करेंट पीरियड। तो यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन देखो चालू कैसे करेंगे, मैंने बताया क्वालिफाइड ओपिनियन में चार चीज आएगी, क्या क्या, टाइटल ऑफ द फाइनेंशियल, सॉरी एंटिटी का नाम, टाइटल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइटल, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट। तो देखो क्या क्या दिया है, वी हैव ऑडिटेड द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नाम 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 आ गया, विच कंप्राइजेस व्हाट, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2022, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्लिक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आ जाएगा, अगर एप्लीकेबल है तो इंडेक्स वगैरह में लेता है, ये बनता है, and the statement of cash flow for the year ended 31st 2022 and notes to financial statement including a summary of significant accounting policy and other explanatory information in which
आर इंक्लूडेड द रिटर्न्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन द डेट ऑडिटेड बाय द ब्रांच ऑडिटर। ठीक है, वो ब्रैकेट वाला टाइम पास। उसमें अब इसके बाद बोलना है कि हमारे ओपिनियन में टू द बेस्ट ऑफ आर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, मैनेजमेंट ने हमको जो जो इन्फॉर्मेशन दी, हमको जो जो एक्सप्लेनेशन दिया, उसके अकॉर्डिंगली कैसे चालू करते अपन, except for the matters which has been described in the basis for qualified opinion section of our report, aforesaid financial statement present fairly in all material respects in accordance with applicable FRF। मतलब जो मैटर हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन जो नीचे बताएंगे, उसके अलावा सब चीजें बाकी तब टनाटन है। With the accounting principle generally accepted in India, statement of affair as at 31st March एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट इन चेंजेस इन इक्विटी सोकी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज ऑन पीरियड एंड डेट, सबके सब बराबर ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द मैटर which has been described in the basis for qualified opinion। अब बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या चार बातें थी, बोलो एक बार, क्या क्या चार? पहले बात क्या थी कि हमने ऑडिट किया इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हमने ऑडिट किया इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दूसरा, साई ऑब्टेन किया, ठीक है। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में दिख जाएगी। और हम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कंप्लाई किए, कोड ऑफ एथिक्स कंप्लाई किए, तो देखो वही सब बातें मिलेगी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। द कंपनीज short term marketable securities are carried in the statement of financial position and management has not marked the securities to market। मतलब ये इन्होंने अपने मनगढ़ंत एग्जांपल लिए कि क्वालिफाइड ओपिनियन कुछ कारण से करना पड़ेगा ना, किस बेसिस पे कर रहे हो क्वालिफाई, तो बेसिस बता रहे अपने मन से कि भैया कंपनी के शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी है, उसको कहा दिखा रहे लोग, एट हैज नॉट बीन मार्क टू मार्केट, मतलब मार्क टू मार्केट नहीं किया तुमने, फेयर वैल्यू पे लेके नहीं आया, इसको फेयर वैल्यू में लेके आना चाहिए था, इसके बदले तुमने क्या किया, इसको कॉस्ट में शो कर रहे हो उसको, जबकि इसको कैसे शो करना चाहिए, फेयर वैल्यू में। विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिपार्चर फ्रॉम एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डिपार्चर है ये इन सेक्शन 133 के अकॉर्डिंगली। तो कंपनीज रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट हेड मैनेजमेंट मार्क द सिक्योरिटीज टू द मार्केट, M2M अगर करते, M2M अगर करते तो कंपनी वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड एन अनरियलाइज्ड लॉस। अगर M2M करते और जो कॉस्ट में दिख रहा है, तो M2M करने के कारण इतना लॉस दिखता कहां पे, सोकी में अपना, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटीज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज हो जाती भाई, कैरिंग अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट की वो भी कम हो जाएगी और अपना प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस दिखेगा, क्योंकि तुम्हारी M2M करने से क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, इसका मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन में रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन होगा वहां पे। इनकम टैक्स में भी डिफरेंस आएगा, नेट इनकम में भी डिफरेंस आएगा, शेयर होल्डर इक्विटी में भी डिफरेंस आएगा, सब इतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। वी कंडक्टेड आर ऑडिट, अब यहाँ पे चालू हो रहा है, ये अपने तुमने बेसिस बता दिया, फिर इसके बाद तुम क्या बोल रहे हो, वी कंडक्टेड आर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, ऐसे पहला पॉइंट, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अंडर ऐसे 200 230 240 250 260 265 जितने एसेस है, सारे एसेस के अंदर हमने हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर फर्दर डिस्क्राइब्ड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में जाके देख लो, 9वां पैरा है ना, वहां पे जाके देख लो, ठीक है। वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो गई, ऐसे वाली बात हो गई, और अब क्या बोल दिया हमने, इंडिपेंडेंट है और हमने सारी एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो की है रेलेवेंट टू आवर ऑडिट एंड द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, एंड वी हैव फुलफिल्ड आवर अदर एथिकल रिक्वायरमेंट आल्सो इन अकॉर्डेंस विद दिस रिक्वायरमेंट एंड आईसीए का कोड ऑफ एथिक्स, ये सब हमने फॉलो किया है। वी बिलीव दैट ऑब्टेन द साई, हमने साई भी ऑब्टेन कर लिया है। ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड एंड हैज अदरवाइज नॉट डिसाइडेड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद 701 दोज रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये जो मैटर है ना, ये एक मैटर अपन ने देखा है ऐसे 701 में कि अगर हम क्वालिफाई कर रहे हैं जिस मैटर के लिए, वो मैटर को हम की ऑडिट मैटर में नहीं डाल सकते, जिस मैटर को हम क्वालिफाई कर रहे हैं वो मैटर को हम यूएम में नहीं डालेंगे, जिस मैटर से हम क्वालिफाई कर रहे हैं, ये वाला मैटर है ना, ये वाला, ये मैटर अगर क्वालिफाई कर रहे हैं, ये मैटर ऑलरेडी सिग्निफाइड है, ये ऑलरेडी मैटर एम्फेसाइज्ड है, तो इसको ईएम पैरा में नहीं डालना है, इसको की ऑडिट मैटर पैरा में नहीं डालना है, जो अलग कोई और मैटर है उसको डालोगे वहां पे। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड एंड अदरवाइज नॉट डिसाइडेड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 701 फॉर दिस पर्टिकुलर मैटर, एंड दोज रिस्पांसिबल फॉर ओवर डिफर फ्रॉम दोज रिस्पांसिबल प्रिपरेशन ऑफ एफएस, मतलब मैनेजमेंट अगर अलग है और टीसीडब्ल्यूजी अलग है, इन एडिशन टू द ऑडिट ऑफ द एफएस ऑडिटर हैज अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी रिक्वायर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2000। ठीक है, ये लास्ट लाइन की कोई मतलब नहीं है सेंस, बट ओवरऑल समझ में आ रहा होगा कि वो वहां की जो पॉइंट है वही सारे यहाँ पे, बस तुमको
क्वालिफिकेशन के एक मैटर जो दिया रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा बेसिकली, वो मैटर को तुमको क्वालिफाई करना है। यहाँ पे क्वालिफाई करते टाइम जो तीन चार बातें थी कि भैया एंटिटी का नाम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सारे नाम, फिर तुमने वो वाली पूरी लैंग्वेज है एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर इन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, यही बताओगे। और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में वो मैटर है उसको बताओगे, प्लस फिर वो चार बातें आ जाएगी कि वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, हमने सारी सारी रिस्पांसिबिलिटी हमारी जो तुम रिस्पांसिबिलिटी पैरा में जाके हमने इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट का पूरा पूरा कंप्लायंस किया है, कोड ऑफ एथिक्स का कंप्लायंस किया है, और लास्टली साई ऑब्टेन किया। वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट एंड वी हैव ऑब्टेन ऑल द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। क्लियर है? सिंपल। ये तुम्हारा क्या हुआ? क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा। और ये अगर आता है तुमको ड्राफ्ट करने के लिए तो ऐसा आ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बाकी अपन ने और क्या दो देख लिए, डिस्क्लेमर भी देख लिया और एडवर्स भी देख लिया। डिस्क्लेमर और एडवर्स से रिलेटेड तुमको एग्जांपल देखने हैं तो तुमको कंपाइलर में मिल जाएगी, ये भी कंपाइलर का एग्जांपल है जो मैंने एक एग्जांपल इंक्लूड किया है, बाकी एग्जांपल तुमको कंपाइलर में मिल जाएंगे। और पर्टिकुलरली एक चैप्टर है कंपाइलर में ऑडिट रिपोर्ट करके, ऑडिट रिपोर्ट ये वाला चैप्टर जो है, ये चैप्टर में तुमको सिर्फ यही यही मिलेगा क्वेश्चन, ड्राफ्ट करो ड्राफ्ट करो, ऑडिट रिपोर्ट में ये हो गया तो ड्राफ्ट करो, ये हो गया तो ऐसा ड्राफ्ट करो। ठीक है, तो इसमें पर्टिकुलरली एक बार अपन एक दो क्वेश्चन और दो तीन क्वेश्चन देख लेंगे इस चैप्टर से, बाकी एक बार प्रॉपर प्रैक्टिस करना, देखना कौन सा तुम्हारे दिमाग में कौन सा ओपिनियन आ रहा है, क्या वही ओपिनियन है कि नहीं आंसर में, एंड देन अकॉर्डिंगली लैंग्वेज एक बार रिवाइज कर लेना। ओपिनियन अगर दे रहे हो तो लैंग्वेज क्या होगी ओपिनियन की, राइट? लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ओपिनियन पैरा की। अब देखो यहाँ पे कॉज ऑफ मॉडिफिकेशन दिया है और तुम अपने बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में क्या डालोगे उसके कारण। तो अगर कॉज ऑफ मॉडिफिकेशन है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक अमाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई स्पेसिफिक अमाउंट में एमएमएस है, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है, वो जो अमाउंट है जैसे यहाँ पे अपन ने डाला ना कौन से M2M वाला, वो इसका ही तो एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है इसका वही वाला एग्जांपल हो गया ना M2M वाला। अभी अपन ने देखा ना कि M2M नहीं किया गया था, एक कोई अमाउंट अपना गलत हो गया जिसके कारण, तो उसके कारण अपन बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में डालेंगे क्या, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, उसका क्वांटिफिकेशन भी डालेंगे, क्वांटिफाई भी किए थे ना अपन ने, लॉस इतना होगा, रिडक्शन इतना हो जाएगा, तो डिस्क्राइब भी करोगे क्वांटिफाई भी करोगे फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। और अगर नहीं कर पा रहे हो ना क्वांटिफाई, अगर क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो क्वांटिफाई अगर नहीं कर पा रहे हो तो फाइनेंशियल इफेक्ट में क्या आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो ये भी तुम बताओगे कि हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, ये बताना पड़ेगा। अगर क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो देन स्टेट सो दैट यू आर नॉट एबल टू क्वांटिफाई द इफेक्ट, यू आर नॉट एबल टू क्वांटिफाई द पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट। क्लियर? दूसरा, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द एफएस रिलेटिंग टू नैरेटिव डिस्क्लोजर है, मतलब नोट्स टू अकाउंट वगैरह में कुछ गड़बड़ी है, नैरेटिव डिस्क्लोजर अमाउंट वगैरह में कुछ गड़बड़ी नहीं है, कहाँ गड़बड़ी है, नोट्स टू अकाउंट में, तो अगर यहाँ पे बताओगे यहाँ पे डिस्क्लोजर आ जाएगा, अमाउंट में तो कोई गड़बड़ी नहीं, तो यहाँ पे अमाउंट आने की बात नहीं होगी। क्लियर? सिमिलरली तीसरा वाला पॉइंट भी वही है, डिस्क्लोजर तुमने किया ही नहीं, ऊपर में डिस्क्लोजर इनअप्रोप्रिएट किया, नैरेटिव डिस्क्लोजर में थोड़ी गड़बड़ी है, और तीसरे वाले में तो तुमने डिस्क्लोजर ही नहीं किया, नॉन डिस्क्लोजर, तो तुम बताओगे अपने ऑडिट रिपोर्ट पैरा में, ऑडिटर ओपिनियन पैरा में बताओगे, सॉरी बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में बताओगे, ऑडिटर ओपिनियन पैरा नहीं, ओपिनियन पैरा में तो सिर्फ अपन क्या बताते हैं कि भैया जाके देखो नीचे, जो भी चीज तुम हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो तुम कहाँ मिल जाएगा तुमको, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में, तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में समझाना है ना अपने को, तो डिस्कस करोगे कि नॉन डिस्क्लोजर हुआ है, डिस्क्राइब करोगे द नेचर ऑफ द ओमिटेड इन्फॉर्मेशन, क्या नेचर की इन्फॉर्मेशन है ये डिस्कस करोगे, एंड अनलेस प्रोहिबिटेड बाय एलआर इंक्लूड द ओमिटेड डिस्क्लोजर आल्सो, मतलब जो डिस्क्लोजर तुमने मैं देखा कि मैनेजमेंट ने इंक्लूड नहीं किया है वो डिस्क्लोजर को तुम यहाँ पे इंक्लूड कर लोगे अपने ओपिनियन पैरा में। देन अगर तुम सही ऑप्टेन नहीं कर पा रहे हो तो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में बता दोगे कि काहे काहे क्यों क्यों व्हाई यू वर अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो तुमको देखनी पड़ेगी, नॉट एज सच इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आया नहीं आज तक, बट ठीक है, सिंपल है, लॉजिकल है कि अगर मुझे साई नहीं मिला तो मैं क्या बताऊंगा कि भैया क्यों नहीं मिला साई, अगर मुझे डिस्क्लोजर नहीं मिला है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस बात से डिस्क्लोजर होना चाहिए था नोट्स टू अकाउंट में वो डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है,
तो उस केस में मैं बताऊंगा कि डिस्क्लोजर हुआ है, डिस्क्लोजर ये बात होनी चाहिए थी, ये डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। और पर्टिकुलरली अगर मुझे लगता है तो डिस्क्लोजर का डिस्क्राइब कर दूंगा पूरा का पूरा। अगर मुझे लग रहा है कि डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट है, नैरेटिव डिस्क्लोजर गलत है, थोड़ा मटेरियल मिसस्टेटमेंट में, तो क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट है डिस्क्लोजर में वो बता दूंगा। अगर मुझे लग रहा है कोई अमाउंट ही गलत है, अमाउंट गलत है, तो डिस्क्रिप्शन भी दूंगा, क्वांटिफाई भी करूंगा, जिसके कारण इफेक्ट आ रहा है क्वांटिफाई करूंगा, क्वांटिफाई। और क्वांटिफाई अगर पॉसिबल नहीं है तो ये भी बताऊंगा मैं, आई एम नॉट एबल टू क्वांटिफाई द फाइनेंशियल इफेक्ट। क्लियर? तो अब ये वाला क्या बोल रही है अब? अगर ऑडिटर एक्सप्रेस कर रहा है क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन, ठीक है, क्वालिफाई या फिर एडवर्स, डिस्क्लेमर की बात नहीं हो रही अभी। तो ऑडिटर अब क्या क्या अमेंड करेगा अपना स्टेटमेंट about whether the audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion, to include the word qualified or adverse as appropriate. तो ऑडिटर अगर डिस्क्लोज कर रहा है, सॉरी डिस्क्लेमर कर रहा है, तो ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द रिपोर्ट। अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये फॉलोइंग एलिमेंट्स हटा देगा वो। एक तो अपन रेफरेंस दे रहे थे टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट वेयर द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी आर डिस्क्राइब्ड, कहां दे रहे थे? ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैरा में रेफर करने के लिए कहां कहां पे रेफरेंस दे रहे थे इसका? बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में रेफरेंस दे रहे थे क्या, कि भैया हमारी जो जो रिस्पांसिबिलिटी है तुम कहां जाके देख सकते हो? ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैरा, तो वो रेफरेंस हटा देना। क्यों? क्योंकि अब आपको अपन कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे ना। अब अपन क्या कर रहे, हाथ खड़े कर रहे, सिंपल सी। दूसरा कि भैया ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, ये भी तो हटाना पड़ेगा। अपन बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा में बोल रहे थे ना कि हमने सही ऑब्टेन कर लिया, तो सही ऑब्टेन किया है क्या? नहीं किया है, तो क्यों बोलोगे सही ऑब्टेन किया? हटा दो। इफ द disclaimer of opinion, auditor shall describe the in the basis for opinion section the reason for any other matters of which auditor is would have required a modification to the opinion, जिसके कारण मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है, और भी ऐसा कोई मैटर है क्या? तो वो सब मैटर भी तुमको कहाँ बताना है, बता दोगे। लेकिन डिस्क्लेमर ओपिनियन में एक और चीज बताना पड़ेगा तुमको, क्या लगता नहीं है? क्या तुम ओपिनियन पैरा में ये चीज बोल रहे थे कि वी हैव कंडक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एसएस, तो क्या तुमको नहीं लगता ये भी मुझे हटाना चाहिए? क्या तुमने ऑडिट किया क्या? नहीं कर पाए ना, ऑडिट ही नहीं कर पाए, तो तुमको ये भी हटाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये क्या बोलता है, इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ओपिनियन, अगर ऑडिटर डिस्क्लेम कर रहा है, स्टेटमेंट दैट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट दैट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू conduct an audit of entities FS in accordance with applicable in accordance with the standards on auditing and to issue an audit report. तो ये क्या बोल रहा है, ऑडिटर शेल अमेंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम अमेंड करोगे ये सारी चीजें, क्या कि हमने ये ऑडिटिबिलिटी पैरा में क्या रहता है कि हमने एसएस के अकॉर्डिंग ली, ये ऐसे के अकॉर्डिंग ये किया, ये ऐसे के अकॉर्डिंग ये किया, ऐसे 260 के अकॉर्डिंग हमने कम्युनिकेट, ऐसे 265 के अकॉर्डिंग हमने वीकनेसेस दी है, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अब हटा दोगे। A statement that however because of the matter described in the basis for disclaimer of opinion the auditor was not able to obtain SAI, ये भी बता दोगे ना, SAI नहीं मिल पाया। स्टेटमेंट अबाउट ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड अदर एथिकल रिक्वायरमेंट, इसको भी चेंज कर दोगे, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। जिस मैटर के लिए डिस्क्लेमर वगैरह दे रहे हो, या तुम अगर डिस्क्लेमर दे रहे हो, डिस्क्लेमर दे रहे हो मतलब क्या हमने ऑडिट किए क्या? नहीं किए। डिस्क्लेमर दे रहे हो मतलब हम ऑडिट ही नहीं हाथ से हाथ खड़ा करे, तो क्या तुमको की ऑडिट मैटर देना पड़ेगा क्या? की ऑडिट मैटर नाम से समझ में आ रहा है क्या है ये? ऐसे मैटर जो कि तुम्हारे ऑडिट के लिए की मैटर्स है, की ऑडिट मैटर। तो भैया ऑडिट ही नहीं हुई है, तो की ऑडिट मैटर कहां से आ गई बात? की ऑडिट मैटर की बात कहां से आ गई? तो कंसीडरेशन व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ऑन द एफएस, तो तुमको की ऑडिट मैटर देना है क्या? नहीं। अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में भी अदर इन्फॉर्मेशन तुमको उसके ऊपर कुछ बतानी पड़ेगी क्या बात? नहीं, डिस्क्लेमर दे रहे हो तो। ये क्वेश्चन बैंक में एक बार
दो तीन क्वेश्चन देख लेते अपन, सिंपल है सारे ऐसे तो। देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये तुमको ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में मिल जाएंगे क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैंने उधर भी डाले 705। XYZ Limited is a company engaged in the manufacturing of cranes. क्वेश्चन रीड करो एक बार और देखो कौन सा ओपिनियन आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, और ओपिनियन को ड्राफ्ट करने की कोशिश करो फिर। तक मेरे को 2 मिनट साफ कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन देखो एक बार। हम्म, बोलो बोलो बोलो। क्या लग रही, क्या बोल रहे हैं? नोट्स टू अकाउंट एनेक्स टू द एफएस डिस्कस द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, एक्सपायरेशन, टोटल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स। हाउएवर एफएस do not include discussion on the impact or the availability of refinancing। impact और availability ये सब बताने ना, फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना आएगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर हुआ है क्या? Thus the FS and the notes there too do not fully disclose। बोल भी दिया है तो कि पूरा पूरा तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया इफेक्ट को। तो काइंड ऑफ ओपिनियन, व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन डू यू थिंक? इज दिस मटेरियल एंड परवेसिव, या मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है? परवेसिव नहीं है उतना, राइट। नोट्स टू अकाउंट में बस ये यानी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट अपन वापस अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे, ये सब बताना चाहिए था बस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि मटेरियल है बट नॉट दैट परवेसिव, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं है। देयरफॉर क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा यहाँ पे, क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन आएगा यहाँ पे। एंड क्वालिफाइड ओपिनियन में देखो कैसे दिया है डिस्क्लोजर यानी आंसर में। In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us by the management, except for the incomplete disclosure of the information referred to in the basis for qualified opinion section of our report, the aforesaid standalone financial statement gives the information required by the act in the manner so required and give a true and fair view. Give a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट हो गया अपनी, एज ए 31 मार्च एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे बराबर एकदम। एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन डेट डेट। और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में तुम्हारा वो आ जाएगा किस कारण से तुम्हारा यहाँ पे आया है क्वालिफिकेशन, प्लस तुम वो सब भी बता देना कि वी हैव कंडक्टेड ऑडिट अकॉर्डिंग ऐसे, प्लस इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट, प्लस साई ऑप्टेन हो गया, एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में रेफरेंस वाला, रेफर टू द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट्थ क्वेश्चन बताओ अब। एट्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Company's financing arrangement has expired and the amount outstanding was payable. The company has been unable to renegotiate or obtain replacement financing and is considering filing for bank, indicate a material uncertainty that may cause significant down on the entity's ability to concern. ऐसे 570 रेट हो गया तो, and then it may be unable to realize its exit and charge its liability in the normal course of business. Financial statement do not disclose this fact। कुछ बताया ही नहीं सब। What opinion should CA Prakash express? सोचो एक बार ध्यान से, 570 को भी कंसिडर करते हुए।
सोचोगे तो एकदम याद आ जाएगा, 570 को कनेक्ट करो तो याद आ जाएगा। बताओ, क्या यहाँ पे जीसी अप्रोप्रिएट लग रहा है? गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट ही नहीं लग रहा है, और उसने कुछ बोला ही नहीं है। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट क्यों नहीं लग रहा है? बैंक बैंक लोग गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट ही नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं, लेकिन अगर तुम गोइंग कंसर्न के बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हो, कोई डिस्क्लोजर नहीं, क्या करते हैं? सीधा एडवर्स। याद होगा, अगर जीसी अप्रोप्रिएट नहीं है लेकिन तुमने जीसी अप्रोप्रिएट के हिसाब से करना है तो सीधा एडवर्स। राइट, उसके बाजू में था क्या कि अगर जीसी अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टिनिटी है, तो फिर उस केस में दो था। एक, अगर तुमने ये दो बातें डिस्क्लोजर की है तो तुम्हारा अनक्वालिफाइड जाएगा, और अगर तुमने ये दो बातें डिस्क्लोजर नहीं किया तो तुम्हारा क्वालिफाइड या एडवर्स, एज द केस में भी। यहाँ पे तो सीधा एडवर्स जाना चाहिए। और एक्सट्रैक्ट देख लो एडवर्स का और बेसिस फॉर एडवर्स का। राइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओल्ड सिलेबस अभी अभी आया भी है दिसंबर 21 में, सेम क्वेश्चन। एमएनओ लिमिटेड इज अ पावर जनरेटिंग कंपनी हैविंग इट्स प्लांट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब वो आसाम वगैरह, आसाम, मेघालय। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, पीआरटी एंड एसोसिएट्स आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द एमएनओ लिमिटेड। During the course of audit team was unable to obtain SAI about a single element of CFS. That is, the auditor was also unable to obtain audit evidence about the financial information of a joint venture investment. मतलब मान लो हमारी कोई जॉइंट वेंचर होगी XYZ लिमिटेड, अब उसको अगर हम कंसोलिडेट कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड सारे ऑडिट एविडेंस भी हमको हमारे पास होने भी चाहिए। जियो रिप्रेजेंट करती है ओवर 90% ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट। व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन शुड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इशू इन सच केस? व्हाट डू यू थिंक? वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो एडवर्स तो नहीं आएगा, परवेजिव है, डिस्क्लेमर आना चाहिए। ऑडिट टीम वाज अनेबल टू ऑब्टेन साई ना, अनेबल टू ऑब्टेन साई में क्या आएगा? या तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। एंड ये बोल रहा है डेट रिप्रेजेंट्स ओवर 90% ऑफ द एंटिटीज नेट एसेट्स। आई थिंक डिस्क्लेमर होगा, डिस्क्लेमर है। ठीक है, देख लो एक बार। बेसिस फॉर डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, लैंग्वेज वाइज अगर देखें, और यू हैव टू जस्ट जस्टिफाई, बता दो कौन सा ओपिनियन पैरा जाएगा और वो ओपिनियन पैरा ड्राफ्ट कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये पहला कंपलसरी क्वेश्चन था मई 22 में, आई गेस मई 22 या हाँ मई 22 में कंपलसरी क्वेश्चन था ये ड्राफ्ट करना। दिसंबर 21 में भी आया हुआ है ओल्ड सिलेबस में। समझ में आ रहा होगा, ग्रिप आ रही होगी, उतना कुछ है नहीं, बस लैंग्वेज पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वेदर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दी ओपिनियन टू बी ड्राफ्टेड और नॉट। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे एक बार, सारे क्वेश्चन एक बार देख सकते हो तो देख लेना, कई सारे हो सकते हैं रिपीटेटिव भी हो, बट ओवरऑल तुम्हारी खुद की एक प्रैक्टिस हो जाएगी और एक ग्रिप आ जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, 705 में भी, और ये चैप्टर जो है अलग से ऑडिट रिपोर्ट करके एक चैप्टर है, उसमें बहुत सारे कवर्ड है, 570 भी कवर्ड है, 570 के भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, 705 के भी मिलेंगे, 700 के भी मिलेंगे। ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे रहे, अगर अपन अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे तो भी तो ड्राफ्टिंग होगी ना, तो उसके क्वेश्चन, तो ये एक बार देखोगे तो समझ में आते जाएगा। तो यहाँ अपना मोटा माटी समझो 705 भी हो गया है। एक बार इसको देखना जरूर, और अगर कोई कोई डाउट आता तो पूछना जरूर मेरे को भी, मैं भी थोड़े से एक बार रिव्यू कर लूंगा, अगर मेरे को कोई लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन डिस्कस करने लायक है तो आई कैन डिस्कस हियर ऑल्सो। और अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर पे ही मूव करते हैं। आ जाओ इन्वेस्टिगेशन में, यही पार्ट बचा था अपना इस चैप्टर से, राइट।
तो अपन ने कल देखा था फॉरेंसिक ऑडिट, याद है? फॉरेंसिक ऑडिट, और अब अपन को करना है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक ऑडिट मोटा माटी डिफरेंस क्या हो सकता है? कि भाई एक इन्वेस्टमेंट एक स्पेसिफिक जगह पे ही होता है जनरली, फॉर स्पेसिफिक फैक्ट को रिवील करने के लिए, स्पेसिफिक आइटम को रिवील करने के लिए। जबकि फॉरेंसिक ऑडिट ओवरऑल ऑडिट भी पूरा पूरा, अगर लग रहा है कि पूरे एंटिटी में कहीं घपला, तो जनरली फॉरेंसिक ऑडिट पूरे एंटिटी का भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट या सिचुएशन। Professional accountants are required to investigate accounts of enterprise, that is examination of books records preliminary to financing या for any other specified purpose। मतलब बुक्स रिकॉर्ड्स वगैरह देखना। मोटा माटी इन्वेस्टिगेशन मतलब समझ रहे हो? ऑडिट की क्या इनहेरेंट लिमिटेशन होती थी, याद है? ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिट के टाइम, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, कॉस्ट और टाइमलीनेस एक पॉइंट था। एक पॉइंट ये भी था कि तुम्हारे को उतनी पावर नहीं है जितनी पावर इन्वेस्टिगेटर के पास होती है। ये डिफरेंस याद है? वो पावर नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था, क्या तुम गला घोट के पूछ सकते हो क्या? नहीं नहीं, निकाल ऑडिट एविडेंस निकाल, उसका गला पकड़ के मारोगे उसको? ऑडिट में नहीं, इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं मारोगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में और बहुत सारी पावर्स दी है सेक्शन वाइज। अगर बोलोगे, तुम लोग कंपनी लॉ में एक सेक्शन पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, पूरा का पूरा चैप्टर, आफ्टर डायरेक्टर चैप्टर, इंक्वायरी इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, ये एक चैप्टर है, सेक्शन 206 से लेके 229 तक, ये पूरा एक चैप्टर है, इंक्वायरी इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये चैप्टर में बहुत सारे पावर्स है। अगर मैं आरओसी की बात करूं, अगर मैं इंस्पेक्टर की बात करूं, कंपनी के इंस्पेक्टर की, इन्वेस्टिगेटर की बात करूं, अगर एसएफआईओ करके एक सेक्शन है 212, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो अगर लॉ के अंडर हो रहा है तो बहुत सारे पावर है ही है ऑलरेडी। और अदर देन लॉ भी अगर तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, तो जनरली इन्वेस्टिगेशन डीम टू बी अ, दे विल गो इन डेप्थ, दे कैन हैव अदर पावर्स आल्सो, जो कि नॉर्मली ऑडिट। तो देखो इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में क्या डिफरेंस मिलेगा तुमको, ऑब्जेक्टिव ही अलग है। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको कोई फैक्ट को स्टेब्लिश करना है। एग्जांपल, मान लो इन्वेस्टिगेशन कब कब कराया जा सकता है? इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, मान लो अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे को तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में एंटर करना है, मैंने बोला आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, गुडविल लेके आ जाओ, 1500 करोड़, 1500 करोड़। तुम लोग बोले 1500 करोड़, तुम्हारे फर्म की वैल्यू 15 रुपए की नहीं, 1500 करोड़ काहे की गुडविल? तो इस केस में क्या कराओगे तुम? मेरे फर्म का इन्वेस्टिगेशन कराओगे कि भैया तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताओ क्या है कैसा है, उसके हिसाब से जो वैल्यू बनती है उतना गुडविल लेके आएंगे हम। तो इनकमिंग पार्टनर के लिए हो सकता है इस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट हैपनिंग, असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन, या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि अगर कोई फ्रॉड वगैरह तुमको लग रहा है, शेयर होल्डर्स को लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, तो वो लोग के बाद ऑप्शन होता है सेक्शन 210 में, वो लोग जा सकते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ हाँ सही बोल रहे हैं शेयर होल्डर्स, तो वो चाहे तो एक्ट कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। तो ये सब के टाइम पे इन्वेस्टिगेशन होता है। ऑडिट क्या है? नॉर्मल अपना ट्रू एंड फेयर व्यू देना, डिस्प्ले करना ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड द वर्किंग रिजल्ट ऑफ द कंपनी। स्कोप किसका ज्यादा ब्रॉडर होगा, किसका नैरोअर होगा? मतलब ब्रॉडर नैरोअर की तो बात नहीं है, ब्रॉडर नैरोअर इन द सेंस, स्कोप बताएगा कौन? इन्वेस्टिगेशन में स्कोप कौन बताएगा? जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। जबकि ऑडिट में कौन बताएगा? शेयर होल्डर्स वगैरह, मतलब जो कंपनी लॉ में, जैसे कंपनी ऑडिट हो रहा है तो कंपनी लॉ में जैसा स्कोप कवर्ड है ऑलरेडी, टैक्स ऑडिट है तो टैक्स लॉ में जैसा कवर्ड है। स्कोप किसका ज्यादा ब्रॉडर होगा अगर मैं पूछूं तो, ऑडिट का कि इन्वेस्टिगेशन का? ऑडिट का ना, ऑडिट में तो सब चीज देखनी है, इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कोई पर्टिकुलर एसेट देखना है, पर्टिकुलर लाइबिलिटी ही देख चेक करनी मेरे को। पीरियोडिसिटी क्या होती है ऑडिट की? जनरली क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली, कल भी देखे थे। और इन्वेस्टिगेशन की क्या हो सकती है? कुछ भी, नो लिमिटेशन।
नेचर अगर मैं वाइज बोलूँ तो इन्वेस्टिगेशन वॉलेंटरी होता है जनरली, जबकि ऑडिट तो मैंडेटरी होता है। इन्वेस्टिगेशन वॉलेंटरी होता है, अगर शेयर होल्डर को लग रहा है तो वो करा सकते हैं, अगर तुमको कराना है मेरे गुडविल के लिए तो तुम कराओगे एज एन इनकमिंग पार्टनर, तुमको लग रहा है तो। इनहेरेंट लिमिटेशन कोई होती क्या इन्वेस्टिगेशन में? नहीं, लेकिन वहां पे होती है ऑडिट में, अपन ने देखा था। एविडेंस अगर मैं बात करूं तो ऑडिट में अपन कौन कैसे एविडेंस लेते हैं ऑडिट में? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन द सेंस अपन कौन सा एश्योरेंस देते हैं? एब्सोल्यूट एश्योरेंस की रीजनेबल एश्योरेंस? रीजनेबल। एब्सोल्यूट यानी कंप्लीट कंक्लूसिव एविडेंस अपन नहीं ऑब्टेन करते यहाँ पे, जबकि इन्वेस्टिगेशन में अपन को कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वहां पे अपन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑडिट प्रोसीजर्स, डिस्क्लोजर वगैरह सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजों का कंप्लायंसेस चेक करते हैं। जबकि यहाँ पे अपन सीधा ट्रेंड एनालिसिस, पुराने सालों का क्या था, इस साल का क्या है, क्या गड़बड़ी लग रही है, सीधा वहां पे कूद जाते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा ऑडिटर का? शेयर होल्डर करेंगे, राइट। जबकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर का कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल, थर्ड पार्टी अगर रिक्वेस्ट करती है तो, या जैसा भी होता है एज पर लॉ या फिर एज पर अदर देन लॉ, नॉन वॉलेंट्री, नॉन रेगुलेटरी। इन्वेस्टिगेशन नॉन रेगुलेटरी भी हो सकता है, राइट। देन रिपोर्टिंग ऑफ आउटकम, किसको रिपोर्ट करोगे इन्वेस्टिगेशन में? जो तुमको अपॉइंट किया है, और यहाँ पे भी जिसको तुमने अपॉइंट किया किसको करोगे? ओनर्स ऑफ द एंटिटी। एंड नोशन तुम्हारा क्या प्री कंसीव नोशन होता है क्या इन्वेस्टिगेशन में? क्या तुम पहले से कोई प्री कंसीव नोशन लेके आते हो क्या कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है? हाँ। ऑडिट में कोई ऐसा प्री कंसीव नोशन होता है क्या? नहीं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है दिमाग में रखने के लिए, देख लो एक बार। नेक्स्ट आ जाओ इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स में। एक बार देखो तो क्या सिमिलैरिटी लग रही है तुमको कुछ, कल जो किए थे अपन, किससे सिमिलैरिटी लग रही, कौन से टॉपिक से बताओ? ब्रॉड ब्रॉड स्टेप वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 पढ़ो बस। हम्म? किसी से सिमिलैरिटी महसूस हो रही है कुछ? फॉरेंसिक, फॉरेंसिक ऑडिट के प्रोसेस जो स्टेप था सेम है ऑलमोस्ट। स्टेप वाइज अगर ब्रॉड हेडिंग वाइज देखो तो वही करना है, ऑब्जेक्टिव, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कोप, फिर मेरा ऑडिट प्लान, मैंने वहाँ पे डेवलपमेंट डिटेल प्लान बनाया था, यहाँ पे भी मैं क्या बना रहा हूँ, डिटेल ऑडिट प्रोग्राम बना रहा हूँ। फिर मैंने एविडेंस कलेक्ट किए थे, वहाँ पे भी किया था। फिर एविडेंस के ऊपर इंटरप्रिटेशन एनालिसिस लगाया था, एंड लास्टली रिपोर्टिंग किया था। बस वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा तुमको बताया भी था कि स्टेप 6 अलग से है, क्यों? क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट इज, ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ना, तो तुमको कोर्ट में प्रेजेंटेशन वगैरह देना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली फ्रॉड का केस है और एनी अदर सच काइंड ऑफ केस। कोर्ट प्रोसीडिंग एक स्टेप 6 एक्स्ट्रा होता है, बाकी मोटा माटी देखोगे तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 सेम है। तो इसके अंदर का भी एक बार दिमाग में रख लो, नॉर्मल वही है जो अपन ने कल पढ़ा है, सेम सेम वही बात है, सेम वही सारी बातें हैं। रिपोर्टिंग का अलग से अपन एक बार देखेंगे आंसर, हो सकता है रिपोर्टिंग स्टेप 5 अलग से क्वेश्चन पूछ ले, जो कि आरटीपी जुलाई 21 में पूछा भी है, इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल रिपोर्टिंग। बाकी एक बार स्टेप 4 तक रीड कर लो, सब वही मिलेगा तुमको बेसिकली जो अपना ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। स्टेप 5 में देखो रिपोर्टिंग में क्या बोलते हैं, सबमिटेड एन एड्रेस टू पार्टी एट हुज इंस्टेंस इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कैरिड आउट। जैसे लेट्स से तुम आए थे मेरे पास काय के लिए, पार्टनरशिप के लिए, तो मैंने क्या बोला, इतना इतना गुडविल दो, तुम बोला पागल हो गए हो, इतनी गुडविल बनती नहीं है, तो इसके लिए हम तुम्हारे फर्म की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो तुम्हारा जो तुमने जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया है, इंस्टेंसेस जो बोले तुमने, उसके अकॉर्डिंगली मुझे किसको सबमिट करना है? तुमको। एड्रेस किसको करना है? तुमको, राइट। नेचर ऑफ रिपोर्ट इज गवर्न बाय टू फैक्टर्स। सबसे पहला तो इंस्ट्रक्शन दोगे तुम जो जो, उसके अकॉर्डिंगली मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है। हो सकता है तुम बोलोगे कि पर्टिकुलरली ना पार्टनरशिप डीड एक बार अच्छे से चेक करना, एसेट्स अच्छे से चेक करना, एसेट्स ओवर नहीं है, लाइबिलिटीज अंडर वैल्यूड तो नहीं है जानबूझ के, क्योंकि वो लोग जानबूझ के दिखाना चाहेंगे कि उनकी गुडविल ज्यादा है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन जो तुमने स्पेसिफिकली दी है, किसने? तुमने। उसके हिसाब से मैं देखूंगा अपना एक बार इन्वेस्टिगेशन कहाँ कहाँ ज्यादा एरिया में करना है, प्लस फाइंडिंग्स जो जो मिली है मेरे को फाइंडिंग, वो सब भी देख करूंगा।
तो जब मैं अपनी रिपोर्ट बना रहा हूँ while preparing my report, what important issues to be kept in mind, important issues to be kept in mind while preparing his report, सेम टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी है कहाँ पे, कल अपन ने देखा था फॉरेंसिक ऑडिट में भी था ना क्वेश्चन सेम, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, राइट, क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसका इम्पैक्ट, यू शुड बी एबल टू असेस द इम्पैक्ट एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली, वो सब पॉइंट थे। यहाँ पे भी देखो क्या बोलते हैं, रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो कि इररेलेवेंट है, बकवास नहीं करना रिपोर्ट में, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। दूसरा, वर्ड यूजेज अगर मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुमको एक वर्ड तुमने यूज किया उसका मीनिंग अलग है लेकिन सेम वर्ड तुम्हारा एक और मीनिंग देता है, इंग्लिश तो पता ही है तुमको, हर वर्ड के अलग अलग बहुत सारे सिमिलर वर्ड के सेम बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मीनिंग होते हैं, तो तुमने वर्ड का यूजेज ऐसे नहीं करना कि जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग इंटरप्रिटेशन अराइज हो, ये तुमको मिनिमाइज करना है सबसे ज्यादा, मीनिंग अलग अलग नहीं आनी चाहिए रिपोर्ट में। फैक्ट्स और कंक्लूजन प्रॉपरली लिंक होने चाहिए एविडेंस से, मतलब तुम जो भी चीज बता रहे हो उसका प्रॉपर एविडेंस के साथ लिंक होना चाहिए, तुम जो भी असम्पशन ले रहे हो वो प्रॉपरली बताओगे, तुम कुछ भी असम्पशन लियो तो प्रॉपरली बताओ। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा असाइनमेंट का, ये बताओ, रिपोर्ट में कल भी तो बता रहे थे हमारा नेचर क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, बताए थे ना, सब्जेक्ट का क्या नेचर है, बिजनेस का क्या नेचर है, किसके लिए, काय के लिए, याद है, किसके लिए, फॉर हुम टू रिपोर्ट, और पर्पस क्या था, मैं ऑडिटर का क्या अप्रोच रहेगा, मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड रहेगा, एंड ऑडिटर एंड मैनेजमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने एक्सटेंट तक, कितने नेचर टाइमिंग एक्सटेंट तक जाना है, था ना कल के पॉइंट्स, क्या था क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या था, क्या बोल रहे हो, वेरियस वेज ऑफ प्रेजेंटेशन पे क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे, राइट, वेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिटर्न रिपोर्ट्स, क्या वेरियस वेज हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स गवर्न करेंगे, क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे, मैटर्स अफेक्टिंग वेरियस वेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स, तो ये सारे मैटर थे ना, किसके लिए, काय के लिए, सब्जेक्ट मैटर क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, ऑडिटर का अप्रोच क्या है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, ये सब पॉइंट्स थे ऑडिटर मैनेजमेंट वाले। सिमिलरली यहाँ पे बोल रहा है कि नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट क्या है, ये सब बताना, इट शुड बी मेड इन पैराग्राफ फ्रॉम विथ हेडिंग, हेडिंग्स, हेडिंग होती है ना जैसे अपने ऑडिट ओपिनियन में होती है ना, ओपिनियन पैरा, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, गोइंग कंसर्न पैरा, वैसे यहाँ पे भी होगी एक एक पैरा और उसकी हेडिंग, रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन अगर तुम्हारे ऊपर कोई लगाई गई है तो भी बता देना, एंड लास्टली फाइनल पैराग्राफ ऑफ द रिपोर्ट में अपना ओपिनियन दे देना, कहाँ पे दोगे, फाइनल पैराग्राफ में अपना ओपिनियन, याद करने के लिए, सारे पॉइंट्स को याद करने के लिए स्टोरी दी है, क्या स्टोरी है बोल रहा हूँ, रिपोर्ट में मेरे एलआर कौन होगा, एलआर मतलब समझ लो, हाँ हाँ, रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन तो है ही, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, मतलब जो को मेरा वारिस कौन होगा, तो रिपोर्ट में कोई समझ नहीं आता है, एक्सप्रेशन से डिफरेंट मीनिंग इंटरप्रेट हो रहे थे, कि मेरा बाप मेरे बेटा होगा, कि मेरा भाई भाई होगा, कौन होगा, तो मैंने क्या किया, अजम्पशन और बेसिस से, अजम्पशन एंड बेसिस से एंड फैक्ट, कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, जिसका नेचर अच्छा होगा, जो रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन लगाता होगा हमारे पे, रात में 10 बजे आने तो 10 बजे आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही हमारा एलआर होगा, तो फाइनल पैराग्राफ में अपन अपना ओपिनियन दे देंगे, फाइनल पैराग्राफ में अपना ओपिनियन दे देंगे, तो देखो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ओपिनियन कहाँ देना है, फाइनल पैराग्राफ में, ओपिनियन फाइनल पैराग्राफ में देना है, रिपोर्ट में एलआर से, रिपोर्ट में रिपोर्ट वाला पॉइंट याद आ जाएगा कि रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग व्हिच इज इररेलेवेंट, एक्सप्रेशन से डिफरेंट मीनिंग इंटरप्रेट नहीं होने चाहिए, अजम्पशन एंड बेसिस से क्या बताया था कि बेसिस और अजम्पशन जो जो है तुम्हारे प्रॉपरली सारे एक्सप्लिसिटली खुल्लम खुल्ला बता दो, फैक्ट्स से कंक्लूड किया तो फैक्ट्स एंड कंक्लूजन को प्रॉपरली लिंक करो किससे, एविडेंस से, फैक्ट से मैंने क्या कंक्लूड किया कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द फैमिली मतलब प्रॉपर हेडिंग जो होगी तुम्हारी, पैराग्राफ वाइज देना है, और हेडिंग, हेडिंग वाइज, हेडिंग एंड पैराग्राफ, हेड ऑफ द फैमिली का नेचर जिसका अच्छा हो, नेचर से क्या, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट, जिसका नेचर जो हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन ना लगाता हो, तो ये एक क्वेश्चन अलग सकता है, मार्क करके रखना, इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल रिपोर्टिंग, क्वेश्चन क्या बनाएगा, तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किए गए हो, तुमको इन्वेस्टिगेट करना है, तुमने ये कर लिया,
तुमने एविडेंस कलेक्ट कर लिया, तुमने एनालिसिस कर लिया, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर रिपोर्ट. व्हाट पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग योर रिपोर्ट. अब स्पेशल इश्यूज देखो, स्पेशल इश्यूज पूछते जाता हूँ, तुम लोग बताते जाओ. वेदर टू अडॉप्ट अ 100% वेरिफिकेशन अप्रोच और अडॉप्ट सिलेक्टिव वेरिफिकेशन. क्या लगता है इन्वेस्टिगेशन में 100% सारी चीजें चेक करूंगा क्या? एक एक चीज, एक एक चीज चेक करना पड़ेगा मेरे को, या सकता हूँ? तो ये डिपेंड करेगा ना. देखो, इट डिपेंड्स. अगर मान लो कैश डिफॉल्केशन के लिए तुमने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया तुमको, किसके लिए? कि भैया कैश का क्या हुआ है, एम्बेजलमेंट. कैश डिफॉल्केशन के लिए एम्बेजलमेंट वगैरह जो हुआ है, तो कैश वाउचर तुम 100% करोगे, बाकी चीजें सैम्पलिंग में कर सकते हो. समझ रहे हो? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न है तो अडॉप्ट, यू कैन अडॉप्ट सिलेक्टिव वेरिफिकेशन. अब भाई प्रॉफिटेबिलिटी की चेक करना है कि प्रॉफिट इतना ज्यादा कैसे आ रहा है या प्रॉफिट इतना कम क्यों आ रहा है, तुमको ये चेक करना है. तो यहाँ पे अब तुम 100% कैसे चेक करोगे? बहुत टाइम लग जाएगा ना. मैं बड़ी बड़ी एंटिटीज की बात करूँ यहाँ पे, छोटी मोटी नहीं. बड़े बड़े लिस्टेड एंटिटी हो सकती है, कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, 100% वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते. लेकिन वही अगर सिर्फ कैश करना है तुमको चेक, तो वहां अप्लाई कर सकते हो. दूसरा तुम्हारा क्या है, क्या इन्वेस्टिगेटर कैन पुट रिलायंस ऑन ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. क्या लगता है तुमको, जो ऑलरेडी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या अगर तुम इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किए गए हो एज ए इन्वेस्टिगेटर, तो क्या तुम उस पर रिलाय कर सकते हो क्या? हम्म. हाँ, मतलब जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है, अगर उसी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय नहीं करोगे. लेकिन अगर कोई और चीजों पे इन्वेस्टिगेशन करने, जैसे कि क्या दिया, बिजनेस वैल्यू क्या है निकाल के दो, जैसे तुम आए थे क्या बोले थे, गुडविल क्या है बताओ, तो गुडविल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय कर ही सकते हो ऑफ कोर्स, राइट. सेट ये है. बस ऑफ कोर्स उसमें मैं देख लूंगा थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी, रिव्यू एविडेंसेस वगैरह ले लूंगा कि कुछ ओवर वैल्यूड वगैरह तो नहीं है ना. सिमिलरली वेदर एन इन्वेस्टिगेटर नेसेसरीली रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट. क्या तुमको लगता है कि असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी तुमको, एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट? हाँ. हम्म. So then you can take expert review where you don't have that requisite experience or requisite knowledge, right? फिर क्या दिया है, बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ एन इन्वेस्टर, इन्वेस्टिगेटर सॉरी. तो तुम्हारा किस बेसिस पे तुम अपना ओपिनियन बनाओगे एज एन इन्वेस्टिगेटर? तो तुमको हमेशा क्या पता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना है, कंक्लूसिव एविडेंसेस लेने, राइट. तो तुम ऐसे स्पेकुलेटिव रीजनेबल एश्योरेंस वगैरह की बात नहीं कर सकते, नॉर्मल जो अपन ऑडिट में करते हैं. क्या दिया देखो, इन्वेस्टिगेटर शुड इश्यू स्पेकुलेटिव ओपिनियन, कन्फाइन ओपिनियन टू एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स एंड नथिंग मोर. मतलब जो भी चीज बता रहे हो उसका फैक्ट होना चाहिए तुम्हारे पास, उसका एविडेंस होना चाहिए. इफ फैक्ट एज कन्वेड बाय बुक्स पेपर आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली स्टेब्लिश, अगर तुम उसको स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो, जिस फैक्ट के ऊपर तुम अपना ओपिनियन बनाए हो, वो फैक्ट तुम, यू शुड बी एबल टू स्टेब्लिश द फैक्ट. स्टेब्लिश मतलब प्रूव, प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं फैक्ट को. अगर प्रूव नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारे पास अगर एविडेंसेस नहीं है, तो यू शुड नॉट एक्सप्रेस द ओपिनियन एट ऑल. और इफ ही एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन देन यू शुड क्वालिफाई इट बाय स्टेटिंग द रीजन कि हम ये ओपिनियन तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे. ये चीजों पे ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन ये चीजों पे ओपिनियन नहीं दे रहे. फिर अल्टीमेटली एक काम करो, ओपिनियन ही मत देना. क्लियर है? क्या हम फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट बना सकते हैं क्या यहाँ पे? एज एन ऑडिटर तो नहीं कर सकते. क्या हम एज एन इन्वेस्टिगेटर फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट बोल सकते हैं? एज एन इन्वेस्टिगेटर मैं, तुम मेरे को अपॉइंट किया था मान लो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, फर्म की गुडविल निकालने के लिए, राइट. तो मैं बोलूंगा कि देखो प्राची, अभी तो गुडविल उतनी नहीं है ज्यादा, बट फ्यूचर में बहुत ज्यादा गुडविल हो जाएगी 2 करोड़ तक की. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? नहीं. अरे भैया, ऑडिटर हो या इन्वेस्टिगेटर हो, भगवान थोड़ी ना हो तुम. भगवान ही बता सकते हैं ना फ्यूचर, पंडित जी थोड़ी ना अपन. तो पंडित जी करना था. तो रिफ्यूज इवन इफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी वांट्स यू टू मेक सच फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट. क्या तुम अपने वर्किंग पेपर रिटेन कर सकते हो, वेदर टू रिटेन वर्किंग पेपर और नॉट? तो तुम्हारे वर्किंग पेपर अगेन तुम्हारे है वो. You should retain all of your working paper and worked out, carried out. Copies of schedules, all working paper, annexure, facts, everything. Take written representation letter from the appointment authority that he would not be able to explain the figures when called upon his absence.
डी और ई पॉइंट क्या?